हेलो गाइस, कार्तिकी कोचिंग सेंटर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सीएम श्री के प्रथम चैप्टर, ठीक है, जो 6th क्लास के एडमिशन के लिए जो प्रथम चैप्टर है, जो संख्याएं, ठीक है, प्रथम चैप्टर के अनुसार हमारा संख्याएं, ठीक है, जो संख्याएं हैं इनको हम आज करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से इसको करेंगे, ठीक है। आपको सभी को बहुत अच्छे से इसको समझना है। समझने के बाद हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इस चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चन करेंगे, इससे बाहर कुछ भी आपको बाहर देखने के लिए नहीं मिलेगा। एग्जाम में आपको सारा कुछ यहीं से मिलेगा। तो चलिए हम इसको पहले इसके डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या होता है, ठीक है, क्या क्या डेफिनेशन में होता है, ठीक है। अगर आपने इनको पढ़ लिया तो आधे क्वेश्चन आप ऐसे ही कर जाओगे, ठीक है। कुछ आपको समझने की कोशिश करेंगे जो हम कराएंगे। चलिए तो हम करते हैं, ठीक है। ये प्रथम पार्ट है, ये है संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है। जो संख्याएं हैं, संख्याओं को अलग अलग तरीके से वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। पहला आता है हमारा प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। पहला क्या आता है हमारा प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, जो आता है नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जाती हैं, इन्फिनेटिव तक जाती हैं, कभी समाप्त नहीं होती हैं, वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण में भी दे रखा है, ठीक है, जो कि 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, डॉट डॉट करके अनंत तक जाती हैं, ठीक है। जीरो, जो जीरो है ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। जीरो क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। दूसरा आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जाती हैं, इन्फिनेटिव तक जाती हैं, ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे कि इसमें दे रखा है, परिभाषा दे रखी है, 1 से शुरू होने वाली संख्याएं जो अनंत तक जाती हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, और उदाहरण में भी ये दे रखा है आपका, ठीक है, कि मतलब 1 2 3 4 5 6 डॉट इन्फिनेटिव तक जाएंगी ये संख्या, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारी आएंगी पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। आगे हमारी कौन सी हैं? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को देखते हैं। पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि 0 से प्लस की तरफ 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक जाएंगी, और इसी तरीके से -1 -2 -3 डॉट 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 अनंत तक इस तरफ भी जाएंगी। जो 0 से प्लस और माइनस दोनों तरफ जो संख्याएं जाती हैं वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ धनात्मक संख्याएं होती हैं, ठीक है, जो धनात्मक होती हैं 1 से लेकर अनंत तक जो जाती हैं प्लस वाली संख्याएं, ये धनात्मक होती हैं, ठीक है। और 0 से जो पीछे की तरफ जो संख्याएं होती हैं, ठीक है, जैसे -1 -2 -3 ये संख्याएं अब दिख रही हैं, ठीक है, ये सारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। जो शून्य है, ना ही तो धनात्मक संख्या है ना ही ऋणात्मक, जो 0 है आपका, ये आपको यहाँ पे 0 जो दिखाई दे रहा है, ये ना ही तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है सम संख्या और विषम संख्या, ठीक है, इवन और ऑड नंबर। ये जो आपको सम संख्या दिखाई दे रही है, सम संख्या वे संख्याएं होती हैं, ठीक है, सम संख्या वे संख्या होती हैं जो कि 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। किससे? 2 से पूरी तरीके से भाग हो जाती हैं, ठीक है, वो सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे जितनी भी लिखी हुई है संख्या देखते हैं, जैसे कि हमने 8 ले लिया, 8 को 2 से भाग करेंगे तो कितने? 4 पे पूरी तरीके से चला गया। अगर हमने 2 भी ले ली, 2 से 2 भाग करेंगे तो 1 पे पूरी तरीके से चला जाएगा। तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। पूरी तरीके से कट जाए या पूरी तरीके से भाग हो जाए, ये सम संख्या कहलाती हैं। फिर आती है हमारी विषम संख्या, ठीक है, जो आती है विषम संख्या। ये विषम संख्या ऑड नंबर, ठीक है, जो 2 से पूरी तरीके से ना कटे, भाग देने पर एक शेषफल बचता है, एक कहलाती हैं हमारी विषम संख्याएं। या फिर हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं के अंत में क्या आता है? 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है और 8 आता है, और 0 भी अगर आ जाता है किसी संख्या के बाद तो वो सम संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे कि 1 है, 1 के बाद 0 आ गया तो ये सम संख्या बन गई। क्योंकि इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 से कट जाएगी, पूरी तरीके से 5 पर चली जाएगी। और विषम संख्या क्या होती है? 2 से भाग देने पर पूरी तरीके से ना कटे और उस संख्या में क्या आएगा? एक शेषफल आएगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर 15 ले लिया, 15 को अगर मैं 2 से काटता हूं तो कितने पे चला जाएगा? 7 पे चला जाएगा, लेकिन अभी एक भी शेषफल बचेगा,
ये एक जो शेषफल बचेगा एक, तो यही दर्शाता है कि ये विषम संख्या है। ठीक है, या फिर हम दूसरी तरीके से ऐसे भी देख सकते हैं कि जिन संख्याओं के अंत में या लास्ट में 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है या 9 आता है। ठीक है, क्या 1, 3, 5, 7 और 9 आता है, इन वो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आया? और सम संख्याएं, सम संख्या वाले यहाँ पे लिखता हूँ, सम संख्या वे संख्याएं कहलाती हैं जिसके अंत में अगर 0 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तब वो सम संख्याएं कहलाएंगी। और विषम संख्या कौन सी कहलाएंगी, इसका यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसके अंत में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, तो क्या कहलाएंगे, विषम संख्या कहलाएंगे। विषम संख्या में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होती तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, अब भाज्य संख्या अभाज्य संख्या को देखते हैं। भाज्य संख्या वह संख्या होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक। ठीक है, अधिक, ठीक है, अधिक गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं, गुणनखंड। ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। जैसे अगर मैंने 4 को लिया है तो 4 को देखो आप किस किस के पहाड़ी में आती है, 1 के में भी आती है, 2 में भी आती है, ठीक है, 4 में भी आती है। इसलिए क्या हो गई, मतलब जो 4 है इसके तो 2 से 1, 2, 3, इसके 3 गुणनखंड आ गए, इसलिए भाज्य संख्या हो जाएगी। समझ में आ गया? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उनको भाज्य संख्या कहते हैं। और अब आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो कहलाती है जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो। ठीक है, यहाँ पे दे भी रखा है कि जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हों, जो 1 और स्वयं, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 किसके पहाड़ी में आएगा, या तो 1 के में आएगा या 2 के में आएगा। दूसरा दे रखा 3 किसके पहाड़ी में आएगा, एक तो 3 के पहाड़ी में आएगा, 1 के। तो इसके क्या है, इन दोनों संख्याओं के, और ऐसी 5 भी है, 7 भी है, ये सिर्फ अपने पहाड़े में और 1 के पहाड़े में आएंगे, इसलिए क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। ये भाज्य संख्या जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे 9 को अभाज्य संख्या बताते हैं, 9 को अभाज्य संख्या, क्योंकि उनको लगता है कि 9 अभाज्य संख्या। बाबू ये भाज्य संख्या है, क्योंकि 9 देखो 1 के पहाड़े में भी आएगा, 3 के में भी आएगा और 9 के में आएगा, तो इसके 3 गुणनखंड हो गए ना। अब जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे वो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। इसलिए 9 क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप ध्यान से इसको देखना, नोट करना, इसको याद करने की कोशिश करना। ठीक है, पेपर तो बहुत आसान आएगा। ठीक है, आप बहुत आसानी से उसको कर सकते हो। आपको बस थोड़ी ध्यान देने की जरूरत है, आप बिल्कुल आसानी से उसको पास कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं। आगे आता है विभाज्यता का नियम। ठीक है, आगे आता है विभाज्यता का नियम कि किस संख्या को कैसे भाग करना है, कैसे पता चलेगा कि ये संख्या किससे भाग हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो देखो इसमें जो संख्या दे रखी है कि 2 से भाग। ठीक है, कि कोई भी संख्या 2 से भाग कब होगी, जब उस संख्या के लास्ट में क्या होगा, 0 होगा। क्या आ गया, हाँ ठीक है, क्या आएगा, जैसे जब 0 होगा, किसी संख्या के लास्ट में क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा, तो क्या हो जाएगी, वो संख्या पूरी तरीके से 2 से भाग हो जाएगी। आपको इतने याद रखना, जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होगी, वो संख्या पूरी तरीके से 2 से भाग हो जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं 8, 4, 1, 3, 2, ठीक है, अगर मैं इसमें 2 आ रहा है, ठीक है, तो अब 2 आ रहा है तो अब क्या हो जाएगी, 2 से भाग हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखो 3 आ रहा है, ठीक है, अब ये 3 है, ये 2 से भाग नहीं होगी। ठीक है, अब देखो 1 बचा है, 1 2 से भाग होगी नहीं, 1 2 से भाग नहीं होगी, अब 4 हो जाएगी। ठीक है, और 8 हो जाएगी, क्योंकि 8 इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि 2 का विभाज्यता का नियम आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, 3 का विभाज्यता का नियम क्या है कि अंकों का योग, पूरी संख्याएं जो हैं उनके अंकों का योग अगर 3 से भाग हो जाता है तो वो भी क्या होगा, 3 से भाग हो जाएगी। जैसे कि 7, 4 और
7, ठीक है, 7 4 7 जो दे रखा है, अगर मैं 7 4 7 को अगर इनको प्लस करता हूं तो टोटल प्लस करने पर कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। अगर 18 को मैं अगर 3 से भाग करता हूं तो पूरी तरीके से 3 6 18 6 पे चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो 747 जो संख्या है ये भी 3 से पूरी तरीके से भाग हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है कि जिस संख्या 3 से अगर विभाज्यता का नियम है कि अगर सारी संख्याओं को जो सारे अंक हैं, सारे अंकों को आपको उनको जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद अगर वो पूरा जो योग है 3 से भाग हो रहा है तो वो 3 से भाग हो जाएगी वो संख्या, ठीक है। फिर आता है हमारा 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अगर किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, ठीक है, अंतिम 2 अंक, जैसे लास्ट में क्या दे रखा है 24, लास्ट अंतिम 2 अंक 24 अगर 4 से भाग हो रही है तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से भाग हो जाएगी, ठीक है। आप इसको 4 से भाग करोगे तो भाग भी हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन में अभी कराऊंगा कि 4 से भाग हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको अभी कराएंगे, ठीक है। अगला आता है हमारा 5 से विभाज्यता, ठीक है। 5 से विभाज्यता, 5 से विभाजित कौन सी संख्या होंगी, जिन संख्याओं के लास्ट में 0 होगा और 5 होगा वो सारी संख्या 5 से विभाजित होंगी, और इसके अलावा 5 और 0 नहीं हुआ तो वो संख्या 5 से विभाजित पूरी तरीके से नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 0 7 6 5 1 3 0, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 0 लिखा है, ठीक है, लास्ट में देखो 0 लिखा है तो ये 5 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने 0 हटा दिया, लास्ट में 3 अकेला बचा तो 5 से विभाजित नहीं होगी। फिर 3 भी हटा दिया, 1 बचा तो 5 से विभाजित होगा, नहीं होगा। फिर 5 देखो, 5 बचा, 5 से विभाजित होगा, हाँ होगा। फिर 6 बचा, नहीं होगा। फिर 7 बचा, नहीं होगा। फिर 0 बचा, ठीक है, 0 तो 5 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। इसके आगे अगर 1 होता तब भी 5 से विभाजित हो जाता, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं हमारा 6 के विभाज्यता का नियम, ठीक है। 6 की विभाज्यता का नियम दे रखा है हमारा 6 की विभाज्यता का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या अगर 2 से और 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो रही है तो संख्या 6 से भी विभाजित होगी, ठीक है। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है तो संख्या 3 से भी विभाजित होगी। जैसे कि ये वाली संख्या दे रखी है, इसमें 1458, अब लास्ट में 8 दिख रहा है तो मतलब 2 से तो विभाजित हो रही है। अब 3 से विभाजित के लिए क्या करें, 1 4 5 8 को क्या कर ले, जोड़ लें, ठीक है। तो 4 1 और 4 हो जाएंगे 5 5 5 हो जाएंगे 10 10 और 8 हो जाएंगे हमारे 18। अगर 18 को हम 3 से भाग करते हैं तो पूरी तरीके से कट जाएगा 6 पे, ठीक है। तो मतलब ये संख्या कितने से हो रही है, पूरी संख्या विभाजित हो रही है, मतलब 3 से विभाजित हो रही है। अब ये 3 से विभाजित हो रही है, इसलिए क्या होगा, ये 6 से भी विभाजित हो जाएगी। समझ में आया, ठीक है। ये संख्या जो आपको दे रखी है 1458, ये 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, ठीक है। इधर देखो, ठीक है, क्योंकि इसके अंकों का योग 18 हो रहा है, 18 3 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी, इसलिए ये 6 से विभाजित हो जाएगी। 7 का विभाज्यता का नियम देखते हैं। इकाई का अंक 2 से गुना करने पर, ठीक है, अगर इकाई का अंक है और 2 से गुना करके शेष संख्या से घटाने पर 7 से विभाजित हो जाता है तो क्या हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे क्या दे रखा है, 343 दे रखा है और लास्ट में देखो 34 दे रखा है, ठीक है। लास्ट का अंक कौन सा दे रखा है, 3 दे रखा है। 3 को अगर मैंने 2 से भाग करा, 2 से गुना करा, ठीक है, तो कितना आ रहा, ये है हमारा 3 दूनी 6, और 6 को अगर मैं माइनस कर दूं कितने में से, 34 में से, लास्ट जो आगे वाली संख्या जो बची है 34 में से अगर मैं 6 माइनस कर दूं, ठीक है, तो क्या बचेगा मेरा 28। और अगर 28 7 से विभाजित 7 से कट गया तो पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 7 से कट जाएगी, ठीक है। अब आता है हमारा 8 का विभाज्यता का नियम। अंतिम 3 अंक लास्ट के कोई भी संख्या है, अगर उसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या भी विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पे दे रखा है 9816, दिख रहा है आपको 9816। अगर इसमें से 816 अंतिम लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हो जाएंगे तो मतलब पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अगर हम इसको 8 से काटते हैं तो क्या होगा, 8 एकम 8 कट जाएगा और 2 बचा, तो इसमें 2 संख्या 16 है लास्ट में, ठीक है, तो हम 0 लगा लेंगे, 8 दूनी 16।
मतलब ये 102 पे पूरी तरीके से कट जाएगी 8 से, मतलब लास्ट के 3 अंक पूरे तरीके से विभाजित हो गए, इसलिए पूरी संख्या 9816 भी 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आप ध्यान से देखना, बहुत सारी संख्याएं भी देखना आप करके, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम 9 से विभाज्यता का नियम, कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या है। ठीक है, 9 से विभाज्यता का नियम है हमारा कि अगर अंतिम 3 अंकों, ये तो हो गया। ठीक है, अब ये देखते हैं अंकों का योग 9 से विभाज्य है। जैसे हम 3 का देखा था ना कि अंकों का योग 3 से विभाज्य है, तो 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से 9 को भी देखते हैं कि पूरे अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी कितने से 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2880 दे रखा है, तो अगर मैं 2 + 8 + 8 + 0 करता हूँ और सबको प्लस करता हूँ तो हमारा 18 आएगा। 18 को मैं 9 से आसानी से काट सकता हूँ, 9 दूनी 18, तो मतलब जो 2880 है ये भी पूरी संख्या 9 से पूरी तरीके से कट जाएगी। ठीक है, जैसे 3 में हमने लगाया था, ऐसे 9 में भी लगाना है, ये आसानी से कट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम पता कर सकते हैं ये संख्या 9 से कट रही है या नहीं कट रही है। ठीक है, फिर आता है हमारा 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम बहुत आसान है। अगर किसी संख्या के लास्ट में या अंत में 0 है, ठीक है, अगर 0 है तब वो पूरी संख्या कितने से 10 से कट जाएगी, अन्यथा वो 10 से नहीं कटेगी। जैसे कि अगर यहाँ पे क्या दे रखा है, 89,540 दे रखा है, अब 40 लास्ट में 0 है तो मतलब ये 10 से कट जाएगी। अगर मान लो कि 0 नहीं होता, 8, 9, 5, 4 अकेला ही होता तो शायद ये 10 से नहीं कट पाती। ठीक है, फिर इसी तरीके से हमारा 11 का विभाज्यता का नियम आता है। ठीक है, 11 वाला देखते हैं कि सम और विषम स्थानों के अंकों का योग 0 आता है या फिर 11 से विभाज्य होने वाली कोई संख्या आती है, तब वो क्या मानी जाएगी कि 11 से विभाजित हो रही है। जैसे कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली और तीसरी। ठीक है, इस तरीके से एक छोड़ने के बाद एक, जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पे 1, 3, 3 और 1 लिखा है, तो मैं 1 और 3 को एक छोड़ करके एक ऐसे जोड़ूंगा तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। और फिर दूसरी वाली संख्या 3 और 1 कितना होता है, 4 होती है। 4 में से 4 माइनस करूंगा, अगर 0 आया तो क्या होगा, 11 से पूरी तरीके से भाग हो जाता। या फिर इधर 0 की जगह अगर जैसे कोई 11 आता है या फिर कोई 22 आता या कोई 44 आता या 33 आता, ठीक है, तो 121 आता, तो शायद वो संख्या कितने से 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती। ठीक है, आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, आपको जहाँ पे भी आप पढ़ते हो आपके मैम ने या सर ने ये सारी चीज़ें सिखाई ही होंगी। अगर नहीं सिखाई तो कोई बात नहीं, आपका यहाँ पे मोस्ट वेलकम। आप यहाँ पे आइए, क्लास से जुड़िए, आप यहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर आपने इस क्लास को अच्छे से देख लिया तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन हैं आप लगभग पूरे नंबर लेकर के आओगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं इंपॉर्टेंट जो बिंदु दे रखे हैं। ठीक है, इस बिंदु को देखते हैं। ठीक है, इसके जो बिंदु दे रखे हैं, ठीक है, मुख्य बिंदु हैं, इनको याद रखना। ठीक है, 1 से सभी संख्याएं विभाजित होती हैं। ठीक है, मतलब जो कोई सी भी संख्याएं हैं, ठीक है, मतलब संसार में जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी संख्याएं 1 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं, और विभाजित होने पर वही संख्या आएगी जो संख्या पहले थी। फिर आता है कि 10 से विभाज्य। 10 से विभाज्य कोई संख्या 10 से विभाज्य कब होगी? ठीक है, कोई संख्या 10 से विभाज्य तब होगी जब वो उसके संख्या के अंत में क्या होगा, 0 हो। ठीक है, और 5 से विभाज्य 10 से जिस संख्या के अंत में 0 ही वह 5 और 10 दोनों से विभाजित होगी। ठीक है, मतलब वही कह रहे हैं कि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 है तो वो संख्या 10 से भी विभाजित होगी और 5 से भी विभाजित होगी। ठीक है, 6 का नियम यह है कि संख्याओं को सम होना अनिवार्य होता है। ठीक है, कि अगर 6 से विभाजित तब होगी, अगर कोई संख्या सम है तब वो 6 से विभाजित होगी, अन्यथा वो 6 से विभाजित नहीं होगी। आपने ऊपर पढ़ा था कोई संख्या अगर 2 से भी विभाजित हो रही है तो मतलब 2 से विभाजित हो रही है तो सम होना पड़ेगा। ठीक है, और वो 3 से भी विभाजित होना पड़ेगा, तो मतलब उसे सम और विषम दोनों होगी, तब वो क्या होगा, मतलब 3 से। ठीक है, 2 से और 3 से दोनों से विभाजित होगी, तब वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
ठीक है। और आपको क्लास को छोड़ना नहीं है, सारे पर्सन को आपको देखना है, सारे पर्सन को आपको ध्यान से करना है, ठीक है। चलो तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, ठीक है। आज का पहला प्रश्न है हमारा कि 1 2 3, ठीक है, जो दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 आदि की कौन सी संख्या है, ये बताना है कि ये कौन सी संख्या है, ठीक है। पहला दे रखा हमारी सम संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्या हैं, विषम संख्याएं हैं या पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि सम संख्या वो होती हैं जो 2 से विभाजित होती हैं, तो इनमें से 2 से विभाजित हो रही हैं और नहीं भी हो रही हैं, ठीक है। और प्राकृतिक संख्या भी होती हैं जो कि 1 से शुरू होती हैं, अनंत तक जाती हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 मतलब आगे अनंत तक जाती हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, हमारी प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल है दूसरा। इसमें दे रखा है इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो क्या 1 है, 4 है, 2 है, 6 है, ठीक है। हमने पढ़ा था 1 तो ना ही तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, 4 क्या है, भाज्य है, क्योंकि इसके गुणनखंड क्या होते हैं, 1 होगा, 2 होगा, ठीक है। इसको देखते हैं, ठीक है, इसका 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, ठीक है। तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए ये तो आंसर होगा नहीं, ठीक है। और 6 को भी देखेंगे तो 1 के में आएगा, 2 के में पहाड़े में आएगा, 3 के में आती है, 6 के में, तो इसके कितने 4 गुणनखंड हो गए, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। सिर्फ हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा है, सिर्फ 2 सिर्फ 1 के पहाड़े में और खुद के पहाड़े में आती है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जो सी ऑप्शन है बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा तीसरे की तरफ चलते हैं हम। तीसरा प्रश्न है कि 1 से 100 तक के बीच अभाज्य संख्याओं की गिनती कितनी होती है, ठीक है। बहुत ही आसान है, 1 से लेके 100 तक अभाज्य वही संख्या बताई थी मैंने जो कि 1 के और खुद के पहाड़े में आती हैं, जैसे कि जैसे 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, ठीक है, 7 हो गई, 7 के बाद 11 हो गई, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, इस तरीके से डॉट डॉट जो 100 तक जो संख्या है उसके बीच की निकालनी है, ठीक है। तो इसकी संख्या कितनी होती, याद रखना, ये बार बार रिपीटेड पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। इसकी संख्या कितनी होती, 25 होती है, ठीक है। तो हमारा D4 ठीक है, D4 डॉग वाला जो आंसर है ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 25 हमारा, क्योंकि 1 से लेके 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25, आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको सोचने की जरूरत ना पड़े, जैसे क्वेश्चन आए आप तुरंत उस पर टिक लगाओ और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अगले प्रश्न पे जाते हैं हम, चौथे पे। चौथा प्रश्न जो हमारा दे रखा है, ठीक है, ध्यान से देखो आप कि 2 विषम संख्याओं का योग, 2 विषम संख्याएं, जैसे मान लो कि 2 विषम संख्याएं हैं, जैसे 2 हो गई और, ठीक है, जैसे 2 हो गई और 4 हो गई, ठीक है। तो ये क्या बनेगी, ये 6 होगी, 6 क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें तो सम की बात करें, इसमें 2 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, अगर 2 विषम संख्या में लेता हूं, एक मैंने 3 ले ली और एक मैंने 5 ले ली, दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या बनेगी, 8, 8 तो क्या है, एक सम है, तो इसमें कोई सम दिखाई दे रहा है, ठीक है। 2 विषम संख्याओं का योग सम होगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे लिखा है, सम, यहाँ पे दिख रहा है ना सम, तो इसको देखो आप, ये हमेशा क्या हो जाएगा, सदैव सम संख्या हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, सदैव सम संख्या, ठीक है। यहां से देखते हैं, देखो सदैव सम संख्या हो जाएगी, क्योंकि हमेशा सम संख्या, अगर 2 विषम संख्याओं को आप जोड़ते हो तो हमेशा सम संख्या ही आएगी, ठीक है। जैसे अगर मैं और जोड़ के दिखाता हूं, एक आपने 9 ले ली, ठीक है, एक आपने 9 ले लिया और एक आपने 11 ले ली, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 20, 20 क्या है, एक सम संख्या है। तो जितने भी आप 2 विषम संख्याओं को जोड़ोगे तो हमेशा सम संख्या आएगी, इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 5वां, ठीक है। इसमें ये बताना है कि संख्या 9075 में 9 के स्थानीय मान, ठीक है, 9 के स्थानीय मान और अंकीय मान के बीच का अंतर बताना है, ठीक है। 9 का अगर स्थानीय मान की बात करें तो 9 लिख लो और लास्ट में कितने अंक दे रखे हैं, 3 है, तो हमने 3 जीरो लगा दी, मतलब 9000, ठीक है। इसका स्थानीय मान है 9, ठीक है, और वास्तविक मान कितना है, सिर्फ 9 है, ठीक है, मतलब अंकीय है, ठीक है।
स्थानीय मान इतना है और अंकीय मान 9 है, तो हम इसको अगर इसमें से माइनस कर देते हैं तो देखना आंसर कितना आएगा। ये कितना है 9 है, तो एक इधर चली जाएगी कैरी, तो ये कितना 8 बचेगा। एक कैरी आगे बढ़ जाएगी तो 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। एक कैरी आगे बढ़ गया तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से अगर 9 गए तो 1 बचा, ये 9 का 9 आ जाएगा, ये 9 का 9 आ जाएगा और ये 8। ठीक है, 8991 देखो कहाँ पे लिखा है, ये हमारा सी लिखा है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन दे रखा है सी, तो हमारा सी यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा है छठा प्रश्न। ठीक है, छठे प्रश्न की तरफ जो चलते हैं, तो छठा प्रश्न क्या है, 3 से पूरी तरीके से विभाजित होने वाली 2 अंकों की संख्या की गिनती क्या होगी। ठीक है, 2 से। ठीक है, इसमें 1 अंक वाली बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब 1 से लेकर जो 9 तक होगी। ठीक है, जो 1 से लेके जो 9 तक जितनी भी आएंगी वो सब क्या होंगी, 1 अंक की होगी। इसमें सिर्फ 2 अंक की कह रहे हैं। ठीक है, तो पहले हमारी 2 अंक की सबसे भाजित, तो 2 अंक की हमारी 99 होती है। अगर 99 को मैं 3 से भाग करूं तो कितनी आ गई, ये 33 आ जाएगी। ठीक है, 33 आ गई, लेकिन उसमें 1 अंक वाली भी जुड़ी है। ठीक है, 1 अंक वाली हमारी 9 है, तो इसको अगर मैं 3 से भाग करूंगा तो 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 अंक वाली में 2 अंक वाली में से, मतलब ये जो 33 आई है 1 से लेकर 99, उसमें 1 अंक वाली और 2 अंक वाली दोनों जुड़ी हैं। तो अगर मैं 1 अंक वाली माइनस कर दूंगा तो हमारी सिर्फ 2 अंक वाली बचेगी। अगर मैं 33 में से -3 कर देता हूं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब 30 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 2 अंकों की, ठीक है, 2 अंकों की संख्या 30 संख्याएं होंगी जो कि 3 से पूरी तरीके से विभाजित होंगी। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से करने की कोशिश कीजिए। कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, कोई दिक्कत परेशानी है तो मैं इसको दोबारा से कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आपको डाउट क्लास भी चलाई जाएगी। ठीक है, आगे हमारा 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न है कि 6 से पूरी तरीके से विभाजित, ठीक है, क्या कह रहे हैं इसमें, 6 से पूरी तरीके से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या की गिनती कितनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 3 अंकों की संख्या क्या होगी, 9 9 9 यही होगी। ठीक है, 6 से पूरी तरीके से विभाजित होने वाली संख्या की गिनती कितनी होगी। तो अगर मैं इसको 6 से भाग करूं, ठीक है, 6 से भाग करूं तो 6 से भाग करते हैं। ठीक है, 6 से भाग करा तो कितना आएगा, 6 एकम 6। ठीक है, मैं अब बच्चों वाला बता रहा हूँ आसानी से, नहीं तो हम वैसे भी काट सकते थे। 3 बचा, ऊपर से उतारा 9। ठीक है, और 6 6 36, फिर 3 बचा, फिर 6 6 36, क्या आ जाएगा हमारा 6 6 36। ठीक है, फिर कितना बचेगा हमारा, 6 6 36 आ जाएगा, तो फिर हमारा 3 बचेगा। अगर मैं 9 9, ठीक है, 9 9 9 में से मैं क्या कर दूं, 3 माइनस कर दूं। ठीक है, ठीक है, 3 माइनस कर दूं तो मेरे पास संख्या कितनी आ गई। ठीक है, या फिर मैं इसी को इतने ही रहने दूं कि कितने हैं मेरे पास, 166 संख्या है। ठीक है, जो 3 से विभाजित, इसमें सिर्फ 3 अंकों की बात हो रही है। ठीक है, तो हम 2 अंकों वाली घटा देंगे। ठीक है, तो 2 अंकों वाली भी हम मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, 2 अंकों वाली हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 अंकों वाली कैसे, हम 2 वाली इसको पहले मिटा दूं। ठीक है, ठीक है, 2 अंकों वाली, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, थोड़ी टाइम लग रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो कि मैंने कोई संख्या लिखी 99, तो 2 अंकों की होगी और इसमें 1 अंक की भी होगी, तो हमें तो 3 वाली चाहिए। 2 और 1 की हटा देंगे तो हमारी सिर्फ 3 अंकों वाली आ जाएगी। अगर मैं इसको 3 से भाग करता हूँ, ठीक है, इसको काट दो, 3 से अगर भाग करा तो कितना आ गया, 3 3 9, 3 3 9, समझ में आया। ठीक है, तो ये आया 3 3 9। इसमें से अगर मैं 33 माइनस करता हूँ, ठीक है, 33 6 से, ओहो नहीं 6 से करना है बाबू, 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 6 एकम 6, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 6 पंचे 30, 15 बचेगा। अगर मैं 166 में से 15 माइनस कर देता हूँ तो कितना बचेगा मेरा, ये बचेगा मेरा 1 5 1। ठीक है, तो लगभग मेरे हिसाब से यह है कि 150 के करीब आएगा। ठीक है, 150 के। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा इसको कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, दोबारा इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है,
खास करके इसमें यह है कि आपको पहले तो भाग करना है, ठीक है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है हमारी 9, 9, 9, ठीक है। अगर मैं इसको भाग करते हैं, ठीक है, 6 से भाग करा, ठीक है, तो 6 एकम 6, ठीक है, 6 छिक 36, 6 छिक 36, 166 आ गया, ठीक है। और जो संख्या है कौन सा 7वां पर्सन है ना हमारा, ठीक है, तो ठीक है। अब जो 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, 2 अंकों की संख्या को अगर हम लेते हैं तो कौन सी 99 है, ठीक है। 99 को अगर मैं 6 से भाग करूंगा, ठीक है, तो 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 छिक 36, ठीक है, तो मतलब 16। अगर मैं 166 में से, ठीक है, 166 में से मैं 16 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 150। ये आ गया हमारा ऑप्शन 150। 150 बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना, ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेनी है, ठीक है, जैसे 9, 9, 9, इसको कर देना 6 से भाग, तो कितने पे जाएगी ये, शेषफल बचे तो बचे, कोई बात नहीं, उसको छोड़ देना, ये आएगी 166, ठीक है। ये 3 अंकों की, अगर 2 अंकों की लेते हैं हम, ठीक है, हमें 3 अंकों की चाहिए तो 2 अंकों की, 1 अंकों की हम माइनस कर देंगे, इसको 6 से भाग करा तो ये आ गया हमारा 16, ठीक है। अब 166 में से मैंने 16 माइनस कर दिया तो 150 हमारा आंसर आ गया, ठीक है, तो यह हमारा ऑप्शन हो जाएगा 150। अगला हम बढ़ते हैं, अगला जो हमारा दे रखा है 8वां पर्सन, 8वां पर्सन है हमारा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है, जो कि दे रखा है 1, 0, 1, 2, 3 अंकों से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। मतलब 0, 0, 1, 2, 3 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो पहले देखो, अगर 0 है तो 0 सबसे पहले नहीं लगाएंगे, फिर 0 के अलावा जो छोटी संख्या है उसको लगाएंगे, ठीक है। तो क्या है, 1 है, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 1 है, 1 के बाद फिर हमारे 0 है, फिर 2 है, फिर 3 है। यहाँ पे देखो 1, 0, 2, 3 दिख रहा है, ये दिख रहा है 1, 0, 2, 3, ये हमारा बी, ठीक है, बी फॉर बॉम्बे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा आंसर है ये वाला बिल्कुल सही है। अगले पे जाते हैं हम, 9वां पर्सन, 9वें पर्सन में कह रहे हैं कि यदि किसी संख्या 1/4 तथा 1/6 के बीच 3 का अंतर है, इन दोनों के बीच में क्या है, 3 का अंतर है, तो वह संख्या क्या होगी, ठीक है। अगर मैं इसको कोई संख्या मानता हूं x, ठीक है, x, ठीक है, मैंने कोई संख्या मानी x, मैंने x/4 कर लिया। दूसरी संख्या क्या है, -x/6, ठीक है, इन दोनों में अंतर कितना है, 3 का है। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 6x - 4x, ठीक है, और 6 चौक कितना हो जाएगा, 24, समझ में आया, 6 चौक 24 हो जाएगा, और इधर मेरा 3 है। इस संख्या को मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, 6 में से 4x जाएगा तो क्या बचेगा, 2x बचेगा, ठीक है, बराबर, और इधर क्या हो जाएगा, 3 × 24 हो जाएगा, ठीक है, ये अलग है, ठीक है। अगर ये 2 को मैं इधर लेके गया, x बराबर तो 3 × 24, इसको मैंने 2 से भाग करा, तो 2 से भाग करा तो कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, और 12 × 36, तो x बराबर मेरा कितना आ गया, 36 आ गया, x बराबर मेरा कितना आया, 36। तो इसमें जो 36 दे रखी है यही हमारा सही आंसर है। समझ में आया, एक की जगह हमने x लिया है, ठीक है। तो हमने संख्या को x माना है, x/4 और x/6 में दोनों को माइनस करने पर क्या आ रहा है, 3 है, तो हमारा x का मान क्या होगा, वो 36 होगा, ठीक है। अगला पर्सन है हमारा, ठीक है, अगले पर्सन की तरफ जो बढ़ते हैं, हमारा 10वां पर्सन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला पर्सन है कि 936 को किससे भाग दिया जाए कि भागफल और शेषफल 12 बचे, ठीक है। अगर शेषफल कितना बचता है, 12, ठीक है, तो अगर मैं 936 में से 12 माइनस कर दूं, ठीक है, तो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैंने 12 से करा तो 4 आ गया, ये 1 आ गया, 2 आ गया, ठीक है, और ये 9 आ गया, ठीक है, कितना आ गया, 924 आ गया। अगर मैं इसी को किससे, 44 से भाग करूं, ठीक है, 44 से भाग करूं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मेरा आंसर सही आना चाहिए। अगर मैं इसी को 2 से काटता हूं, कितने से काटूं, 2 से काटा इसको तो कितना आएगा, 2 चौके 8, 2 छिक 12 और 2 दूनी 4,
इसको 2 से काटता हूँ तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। फिर इसको 2 से काटता हूँ तो 11 आ जाएगा। इसको 2 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 तिया 6 और 2 एकम 2, ठीक है। अगर मैं 11 से काटूंगा इसको, ठीक है, क्या है 2 3 1, अगर मैं इसको 11 से काटता हूँ तो क्या आ जाएगा, 11 दूनी 22, ठीक है। इसमें से 22 माइनस हो जाएगा, बचेगा 1, तो 11 एकम 11, तो आंसर कितना आ गया, 21, ठीक है। 21 वो संख्या होगी जिसको 936 को भाग करेंगे तो भागफल हमारा 44 आएगा और शेषफल हमारा 12 आएगा, ठीक है। तो हमारा 21 जो आंसर है, 21 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस पे आपको सही टिक लगा देना है, ठीक है। अगले पे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलो इसको करते हैं, ठीक है। अगला है हमारा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो इसको देखते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी 9, ठीक है, 9, ठीक है, चल नहीं पा रहा, 9 9 9 9 9, ठीक है। क्या हो जाएगी, 99,999, ठीक है। ये हो जाएगी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की हो जाएगी हमारे 1, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर, 5 अंकों की 1 2 3 4 सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या अंतर कितना होगा। इसमें थोड़ी शायद गलती हो गई होगी, 5 अंकों की नहीं होगी, 4 अंकों की होगी, ठीक है, या फिर 6 अंकों की होगी, ठीक है। लास्ट वाली कौन सी होगी, 6 अंकों की। अब थोड़ी सुधार कर लेना इसमें। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच में अंतर कितना होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको 6 अंकों की करता हूँ तो वो क्या आ जाएगा, ऊपर ही लिखते हैं इसके, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 1 लाख में से 99,999 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, ठीक है, ए आना चाहिए। इसमें थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, ठीक है, तो इसको थोड़ी सुधार कर लेना आप, ठीक है। क्योंकि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना था, ठीक है। तो इसमें आपको 6 अंकों की, ठीक है, मतलब 5 अंकों की सबसे बड़ी और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच में अंतर बताना था। तो इधर 4 नहीं था, 6 अंकों की थी, ठीक है। तो आप इसको सुधार कर लेना कि इसमें 6 था, ठीक है, इधर 6 था। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारा, ठीक है, 12वां है, ठीक है, ये 10वां 11वां, हाँ 11वां हो गया। 12वां प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह है 1 से 50 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। याद रखना 1 से लेके 50 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आप या तो आप लिख लो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। एक तो हमारी 2 होती है, ध्यान से देखना, 2 हो गई, ठीक है, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई, ठीक है, फिर हमारी 17 हो गई, 19 हो गई, ठीक है, 19, ठीक है, 19 हो गई। 19 के बाद फिर हमारी कौन सी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। 23 के बाद हमारी 27 नहीं होगी, 29 हो जाएगी, 31 हो जाएगी। 31 के बाद हमारी कौन सी हो जाएगी, 37 हो जाएगी, ठीक है, 37 हो जाएगी। 37 के बाद कितनी हो जाएगी, 41 हो जाएगी। 41 के बाद हमारी 47 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक और रहेगी कोई, ठीक है, फिर हाँ 39 हो जाएगी, ठीक है। तो 15 हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल हमारा 15। तो सही आंसर क्या है हमारा 15, ठीक है। लेकिन आपको करना नहीं है, लिखना नहीं है, बस मैंने आपको याद करा दिए, ठीक है। 1 से लेके, ठीक है, जो 1 से लेके 50 तक जो संख्याएं होती हैं, इसके बीच अभाज्य संख्याएं कितनी रहती हैं, 15 रहती हैं, ठीक है। और 1 से लेके 100 तक जो गिनती रहती है, इसके बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी रहती हैं, 25 रहती हैं। बस आपको यही याद रखना है और इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है।
13वां प्रश्न है हमारे कि सन 1972, ठीक है, सन 1972 की जनवरी, कौन सा, सन 1972 की जनवरी, फरवरी, मार्च के महीनों के दिनों का योग कितना होगा। ठीक है, अब इसमें देखो कि लास्ट वाली संख्या 4 से विभाजित हो रही है 4 एकम 4, ठीक है, और बचे 3, ठीक है, और 4 अट्ठे 32, ठीक है, मतलब ये हो रहा है, विभाजित हो रहा है, मतलब ये लीप वर्ष की बात कर रहा है। ठीक है, तो जनवरी में कितने महीने कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं। लीप वर्ष है तो फरवरी में कितने दिन रहेंगे, 29 रहेंगे। ठीक है, और मार्च में कितने रहते हैं, 31 दिन रहते हैं। तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो 9 1 10 11, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। ठीक है, इनको सबको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 2 6 7 8 9, 91। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 91 दिन है क्या ऑप्शन में। ठीक है, हाँ 91 दिन कहाँ, बी पे ऑप्शन पे सही है, तो हम बी वाला ऑप्शन जो है उस पर सही लगा देंगे। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी तरीके से आप करना। ठीक है, मैं आपको ये भी बता दूं कि लीप वर्ष किसे कहते हैं, जिस साल में फरवरी का महीना 29, फरवरी के महीने में 29 दिन रहते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं। या फिर आप ऐसे चेक कर सकते हो कि लीप वर्ष कौन सा है, जो कोई भी ईयर्स दे रखा है उसके लास्ट के डिजिट वाले, लास्ट के 2 डिजिट को, किसको, लास्ट के 2 डिजिट को अगर 4 से भाग करते हो, ठीक है, लास्ट के डिजिट को, ठीक है, जैसे कि जो लास्ट का डिजिट दे रखा है, लास्ट के डिजिट 72 है, 72 को 2 से भाग करते हैं, 4 से 4 से भाग करते हैं, 4 से पूरी तरीके से भाग हो जाता है तो ये लीप वर्ष माना जाएगा। ठीक है, जैसे इसको मैं भाग करूंगा तो 4 एकम 4 बचा 3 और 4 अट्ठे 32, 18 पे पूरा चला जाएगा, इसलिए क्या हो गया, 4 से भाग हो गया, इसलिए फरवरी के महीने में कितने होंगे, 29 दिन होंगे। ठीक है, चलो अब हम आगे 14वें क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि 207 गुना 781 गुना 39 गुना 94 का गुणा करने पर गुणनफल के में इकाई का अंक क्या होगा। हमें पूरे गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ हमें इकाई वाली संख्याओं को गुणा करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 7 गुना 1 गुना 9 गुना 4। ठीक है, इकाई वाली संख्याओं को गुना करना है। अगर हम इनको गुना करेंगे तो 7 एकम 7, ठीक है, 7 को अगर मैं 9 से करूंगा तो कितना आएगा, 9 सत्ते 63, ये 63 आ गया। अब इसका इकाई का अंक क्या है, 3 है। ठीक है, 3 है। अगर मैं 3 को 4 से करूंगा, 3 चौक 12, ठीक है, तो 12 में इकाई का अंक क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 2। जहां पे 2 दे रखा है वही हमारा सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, जितने भी आपको गुना करना है, गुना करने के बाद जो भी इकाई का अंक आते जा रहा है, लास्ट वाली इकाई के अंक से गुना करते जाना है। अंत में जो भी आपका इकाई का अंक आएगा वही आपका आंसर माना जाएगा। ठीक है, आगे हमारा 15वां प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे देखते हैं इसको। 15, यदि किसी संख्या को 7 से विभाजित करने के लिए किया गया हो लेकिन उस संख्या के 7 से गुणा कर दिया जाए। ठीक है, ये कह रहे हैं किसी संख्या को 7 से विभाजित करने के लिए कहा गया लेकिन उसी संख्या को किससे गुणा कर दिया, 7 से। ठीक है, तो यदि उसका उत्तर 7 आया है तो सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास क्या है, कोई संख्या x है। ठीक है, मैं कहूँ मेरे पास क्या है, कोई संख्या x है, मेरे पास क्या है, कोई संख्या x है, या फिर 1 मान लूँ। ठीक है, अब 1 को मेरे को क्या करना है कि भाग करना है, लेकिन मैंने इसको गुना कर दिया तो मेरा आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, 7 आ गया। लेकिन संख्या 7 से गुना कर दिया, भाग करना है लेकिन मैंने इसको कर दिया तो 7 आ गया। अब अगर भाग करना है तो कितना आएगा, 1/7 ही आएगा। मतलब एक मैंने संख्या ली है, ठीक है, कोई संख्या मैंने 1 ली है तो 1/7 करना पड़ेगा। समझ में आया। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर वही होगा, 1/7 होगा। ठीक है, सही उत्तर 1/7 ही आएगा। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इसको 1/7 कर देंगे क्योंकि हमने उसको 1 माना था। ठीक है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम x मान करके भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, x के मान करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत आसान तरीका है, इसी से हम कर सकते हैं। ठीक है, कि हमें क्या करना था, 7 से विभाजित करने के लिए कहा जाता है लेकिन 7 से गुना कर देते हैं, वो 7 आ जाता है। ठीक है, तो उसका 1 को करा था हमने 7 से गुना तो 7 आ गया, तो 1 को अगर मैं 7 से भाग करूं तो 1/7 ही आ जाएगा। इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, सी।
ठीक है, अगला प्रश्न हम 16वें की ओर बढ़ते हैं। हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये है 4, 7, 1, 9 से बनने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या होगी। मतलब इससे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करें, सबसे पहले बड़ी संख्या लिखते हैं। 9 हो गई, 7 हो गई, 4 हो गई, 1 हो गई। देखो 9741 है। ठीक है, हाँ 9741। इसमें क्या कह रहे हैं, सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या होगी। 1 2 3 4 है, 9 7 4 1, 9 7 4 1 4 1। ठीक है, इसमें ऑप्शन गलत हो गया है। ठीक है, तो आप इसको 4 1 कर लीजिए बी वाले को। ठीक है, 4 1 4 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, सबसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि कभी कभी टाइपिंग में भी गलती हो जाती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, इसमें 9741 हो जाएगा। ठीक है, हमें ऐसा ही करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी संख्या 9 है तो 9 लिख देंगे, फिर उससे बाद में 7 है, फिर 4 है, फिर 1 है, तो 9741 ही आनी चाहिए। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। अगर सबसे छोटी संख्या करते, ठीक है, इसमें सबसे छोटी संख्या, इसकी जगह अगर छोटी संख्या दे देते तो आपको छोटी संख्या की जगह, ठीक है, इधर अगर छोटी संख्या होती तो आपको क्या लिखते, 1 4 7 9, ये हमारी छोटी संख्या हो जाती। ठीक है, अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि हमारा 17वां प्रश्न है। बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, बहुत ही आसान है, जो कि 3 क्या दे रखा है, 3 2 1 8 अंकों से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच में अंतर। तो सबसे बड़ी संख्या हम पहले बना लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या हमारी 8 आएगी, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 है सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, ये हमारी बड़ी संख्या बन जाएगी। ठीक है, छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करें, इसी को उल्टा कर दें, 1 कर दें, 2 कर दें, 3 कर दें, 8 कर दें, तो हमारी क्या बन जाएगी, ये छोटी संख्या बन जाएगी। ठीक है, इसी को अगर हम माइनस करेंगे तो अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 में से 8 नहीं जाता है तो हम एक कैरी ले लेंगे और आगे वाली संख्या 1 बचेगी। ठीक है, तो इसमें से अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, 11 में से 8 गए, 3 बचेगा, और 1 में से 3 नहीं जाएगा तो फिर दोबारा से क्या करा, कैरी ले ली, तो 11 बन जाएगा और इधर ही हमारा 2 बचेगा। ठीक है, 11 में से फिर 3 जाएंगे तो क्या बचेगा, 11 में से 3 जाएंगे तो हमारा 8 बचेगा। ठीक है, ये हमारा 8 आ गया। फिर 2 में से 2 जाएंगे, क्या बचेगा, हमारा 0 बचेगा। ठीक है, ये हमारा 8 है, ध्यान देना ये 8 है। ठीक है, ये 8 है। फिर हमारा 8 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 7। 7 0 83, 7 0 83 आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये सी पे दिख रहा है। ठीक है, सी फॉर चाइना। ठीक है, इस पे दिख रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। 18वें जैसे रमेश की एक दुकान 50 मीटर लंबी है और इतने मीटर लंबे कितने डंडे काटकर बनाए जा सकते हैं। दुकान नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, तो हम इसको पाइप मान लेते हैं। 50 मीटर पाइप है, लंबा है, तो इसको काट करके कितने काटे जा सकते हैं, मतलब कितने टुकड़े करे जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 50 को ऊपर रखेंगे और नीचे कितने करेंगे, 2.34 ऐसे विभाजित करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको बांटेंगे, काटेंगे तो कितना आएगा, ये तो हमारा पॉइंट से हटा दिया। अब इसको अगर हमें भाग करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, अगर मैं इसको काटता हूँ, ठीक है, 2 से काटा तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, और 2 से अगर मैं काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 2 एकम 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और ये आ जाएगा हमारा 2500। ठीक है, अगर मैं 2500 को, ठीक है, ध्यान से देखना, 2500 को अगर मैं 117 से भाग करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, एक साथ है, भाग करूँगा तो कितने पे चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा, इसलिए ये 2 से का 2 सत्ते 14 हो जाएगा। ठीक है, और 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, और 2 एकम 2 कितना आ जाएगा, 234 आ जाएगा। इसके वजह से भाग करूँगा मैं तो ये आ जाएगा मेरा कितना, 10, ये जाए 16 और 1 कितना आ जाएगा, 116 आ जाएगा। एक 0 ऊपर से उतार लिया तो कितना आ गया, 160 आ गया। अगर मैं 100 फिर 1 पे चला जाएगा, ठीक है, तो 160 में से मैं 160
17 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, ये 3 बचेगा इधर, ठीक है, और 3 और इधर 4, ठीक है, मतलब 43 बच जाएगा लगभग। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमारा कितना आंसर आया है, 21 आया। तो इसमें 21 देखो कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं, 21 टुकड़े बनाए जा सकते हैं, ठीक है, इस पाइप, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको काट करके हम यहाँ पे पाइप लिख लें, ठीक है, पाइप, या फिर रस्सी भी लिख सकते हैं, ठीक है, रस्सी, ठीक है, रस्सी भी लिख सकते हैं। रस्सी के इतने टुकड़े बनाए जा सकते हैं, 21, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो 19वां प्रश्न है हमारा, ठीक है, और ये सेकंड लास्ट प्रश्न है, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा। बहुत ही आसान है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा, चलो हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो पहले अभाज्य संख्या लिखते हैं, 5 कौन कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्या 2 होती है, 3 होती हैं, ठीक है, 5 होती है, ठीक है, और फिर 7 होती हैं, ठीक है, 2, 3, 5, 7 और 11 होती हैं। हमें क्या करना है, इन सब का योगफल बताना है। तो हम इसको क्या कर देंगे, प्लस लगा देंगे, प्लस हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 1 18 हो जाएगा, और 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल, ठीक है। तो ये तो होगा यार, 2, 3, 5, 7 और 11, ठीक है। तो 11 अगर हम इनको जोड़ते हैं सबको तो कितना चाहिए, 11, 10, 17, 17 1 18, 18 28, मेरे हिसाब से 28 आना चाहिए, ठीक है। अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 और 11, तो 28 होना चाहिए। इसमें 28 ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि आंसर ये सही है गलत है, ठीक है। मेरे हिसाब से आंसर तो यही होना चाहिए, ठीक है, लेकिन जो गलत हो सकता है, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग में कुछ गलती हो जाती है। प्रथम 5 नहीं है बाबू, यहाँ पे 4 है, ठीक है, क्या है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। मैंने बोला था ना कि टाइपिंग में गलती हो जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 4 अगर लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे 4 लगाते हैं, ठीक है, 4 लगाते हैं, तो देखो हम फिर क्या करेंगे, 11 को भी हटा देंगे। 11 को हटा दिया तो हमारे क्या आएगा, 5, ठीक है, 2, 3, 4, 2 और 3 कितने हो गए, 5, 5 और 5 10 और 7 17। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 17, ठीक है। ये लिखने में गलती हो जाती है, टाइपिंग में गलती हो जाती है, ठीक है। इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, ठीक है, माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपको जो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की जा रही है आप उसको बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। बस 2 से 3 मिनट में आपकी क्लास समाप्त होने वाली है। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे जो 20वां प्रश्न है, ठीक है। और इस चैप्टर में अगर कोई भी आपको दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करें, ताकि हम उसको एक अलग से वीडियो बना करके आपको जितने भी दिक्कतें हैं या जितने भी आपको डाउट हैं वो सारे डाउट को ठीक कर सकें, ठीक है। लास्ट का जो आपका अंतिम प्रश्न है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, ठीक है। ये आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। कमेंट सेशन में आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। आपको पूरी संख्या लिखनी है, जैसे ए है तो ए का लिख देना है, और जो संख्या दे रखी है 2, 8, 7, 6, 4, 2, 3 ऐसे भी ये पूरा लिख करके कमेंट सेशन में भेजना है, ठीक है। और अपना नाम भी भेजना है, ठीक है, अपना नाम भेजना है, ठीक है। जो मेरे पास ऑफलाइन पढ़ते हैं वो भी अपना नाम भेजें, और जो ऑनलाइन पढ़ते हैं वो भी भेजें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में, जो कि अगले चैप्टर जब है उसको कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी करेंगे, ठीक है। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी जो भी वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है, इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, ठीक है। आज के लिए ही इतना ही, धन्यवाद।